सामाजिक न्याय और सत्ता संकल्प महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, दूर दराज और पास पड़ोस से चल कर आए पूजनीय बुजुर्ग, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा कर्मीगण एवं प्रिय बच्चों, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है। इस बात के लिए आप लोगों का आभारी हूँ कि हम लोगों ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का गठन करके संपूर्ण भारत में समानता व मानवता लाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मान और अधिकार दिलाकर सभी का बहुमुखी विकास करने के लिए देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्रांति के द्वारा देश में मानववाद एवं जनवाद लाने के लिए देश से पूंजीवाद, नक्सलवाद, माफियावाद, परिवारवाद, जातिवाद को मिटाकर मानवता लाने के लिए जिस लड़ाई, जिस कर्मा, जिस मिशन, जिस मूवमेंट, जिस आंदोलन को लेकर हम लोग चले हैं, आप लोग तन मन धन से सहयोग देकर आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय खेती किसानी में बहुत ज़्यादा काम है और हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग खेती के कामों में, कटाई के, मड़ाई के कामों में व्यस्त हैं और लोगों का समय बहुत कीमती है। बीच बीच में मौसम का भी मिजाज कम ठीक चलता है, इसलिए किसान मजदूर काफ़ी परेशान है, जल्दी से जल्दी खेती का काम निपटा लेना चाहते हैं। बहुत ही समय की उनके पास समस्या है और यहाँ पर आप लोग काफ़ी समय से आए हुए हैं। मुख्य संदेश दे करके हम लोग आगे के कार्यक्रम के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और सत्ता संकल्प महासम्मेलन के नाम से आयोजित है। सामाजिक न्याय शब्द जो है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें आती हैं। सामाजिक न्याय क्या है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य ये है भारत में सामाजिक न्याय लाना, समानता, मानवता यानी सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, ह्यूमनिटी हम लाना चाहते हैं। इसीलिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का यह कारवां अनवरत चल रहा है। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, कौम या समाज के हों, पुरुष हो, महिला हो, उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और यहाँ पर खुशहाली होनी चाहिए। सभी का विकास हो, सभी खुशहाल हो, सभी तरक्की करें, यही मुख्य मिशन है। तो आज सभी के तरक्की की जरूरत इसलिए है क्योंकि सभी की तरक्की नहीं हो रही है। आज इस देश में असमानता और गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। तो असमानता और गैर बराबरी तभी दूर होगी जबकि इस देश में रहने वाले प्रत्येक जाति वर्ग के लोगों की शासन सत्ता में, शिक्षा में, नौकरी में, धन धरती में, रोजगार में, हर क्षेत्र में उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। क्योंकि भारत में जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि अवसर की समानता, यानी जब अवसर की समानता होती तो हर वर्ग का बहुमुखी विकास हो जाता, लेकिन अवसर की समानता नहीं थी। यहाँ पर पक्षपात हुआ, भेदभाव हुआ। तो जो लोग ज्यादा पिछड़ गए हैं उनको आगे बढ़ने के लिए विशेष मौका मिलना चाहिए, उन्हें विशेष व्यवस्था मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में बराबरी आ सकती है। जैसे उदाहरण के लिए सामाजिक न्याय तभी आएगा जब शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, धन धरती के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हर वर्ग की न्यायोचित, आनुपातिक, सम्मानजनक हिस्सेदारी होगी। तो इसके लिए सभी को अवसर उपलब्ध कराना है। अवसर उपलब्ध कराने का मतलब है कि जैसे आज शिक्षा की जहाँ तक बात है, भारत में शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, दोहरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। हम भारत में एक समान शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हैं और जो गरीब परिवार के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का इंतजाम करना चाहते हैं, निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क किताब कॉपी, यूनिफॉर्म की व्यवस्था हो, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो समानता लाने के लिए इस देश में डोनेशन सिस्टम को खत्म करना होगा, केवल कॉम्पिटिशन से सिलेक्शन करना।
तमाम ऐसे कोर्स हैं, तमाम नौकरी के क्षेत्र में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा होती है, कंपटीशन होता है। लेकिन जो पूंजीपति हैं उनके लड़के लड़कियां, जैसे उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अध्यापक बनना है, वो जाकर के डोनेशन सिस्टम से 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ रुपया दे करके एडमिशन ले लेते हैं। और गरीब के लड़के यदि कंपटीशन में पास होते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर बैठते हैं। तो बताइए ये भेदभाव है कि नहीं? बताइए ये भेदभाव है ना? तो ये भेदभाव खत्म होना चाहिए कि नहीं? बताइए कितने लोग चाहते हैं खत्म होना चाहिए? तो इसके लिए हम चाहते हैं कि एक बोर्ड होना चाहिए। जैसे एक तरफ यूपी बोर्ड है तो एक तरफ जो सीबीएसई बोर्ड है, तरह तरह का बोर्ड, क्यों एक बोर्ड होना चाहिए ना? जब एक बोर्ड होगा तो एक समान शिक्षा होगी। और यहाँ पर जो सरकारी स्कूल है उन स्कूलों की पढ़ाई का स्तर इतना खराब हो गया है, इतना दोयम दर्जे का है कि जो भी संपन्न है, सक्षम है, जिनका भी बस चलता है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ये बात सही है कि नहीं? बताइए प्राइवेट स्कूल में 10-20 हजार लेकर के जो वहां पर अध्यापक पढ़ाते हैं, और आज सरकारी स्कूलों में 50,000 से लेकर के 1 लाख तक पढ़ाते हैं। तो 10-20 हजार लेकर के वेतन पर जो पढ़ाता है वहां पर लोगों का उसकी शिक्षा के प्रति रुझान है कि नहीं? बताइए बताए है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है जो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक पढ़ा रहा है वो ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, और जो 10-20 हजार लेकर के पढ़ा रहा है वो ठीक से पढ़ा रहा है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना? तो ये व्यवस्था हम खत्म करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस देश में कम से कम शिक्षा होना चाहिए। और इसमें सुधार तभी होगा जबकि भारत में सरकारी नौकरी के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि सरकारी नौकरी के लिए वही अप्लाई कर सकता है, वही छात्र छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़े हुए। स्तर अच्छा हो जाएगा कि नहीं? बताइए जब उसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम, सीडीओ, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर सबके लड़के पढ़ेंगे तो वहाँ पर ठीक पढ़ाई होगी, हो जाएगा कि नहीं? वहाँ का कंप्यूटर, लैब, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी व्यवस्था वहाँ की सही हो जाएगी और सही पढ़ाई होगी। तो हम यह व्यवस्था चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इसी तरह से आज जो भारत की स्वास्थ्य सुविधा है यह विश्वसनीय बहुत कम रह गई है। जैसे अधिकांश लोग जब गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कोई सीरियस होता है किसी के घर, तो ज्यादातर लोग प्राइवेट में जाते हैं कि नहीं? बताइए इसका मतलब कि जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें लापरवाही हो रही है, ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। अधिकांश दवाएं वहां पर ब्लॉक कर दी जाती है। वहां पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाएंगे, एक्सरे कराने के लिए जाएंगे, ब्लड चेक कराने के लिए जाएंगे, तो वहां पर वो व्यवस्था बहुत नाम मात्र की रहती है। 1,000-2,000 की जांच लिख दिया जाएगा बाहर से, जो कि गरीब आदमी नहीं करा पाता है। जबकि आप 5 लाख का जन आरोग्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन 1,500 के लिए कभी कभी मौत हो जाती है। आपकी जेब में 5 लाख का कार्ड है लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता है। वो काम विशेष परिस्थिति में, जैसे कि आप ऑपरेशन जैसी जटिल स्थितियों में वह काम करता है। और कभी कभी साधारण परिस्थिति में, साधारण रोग में भी आदमी डेथ कर जाता है, मर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? बताइए 150 रुपए की दवा के लिए भी आदमी दम तोड़ सकता है कि नहीं? बताइए तो हम 5 लाख का कार्ड लेकर के घूम रहे हैं, किस काम में है हमारा? तो हम वो व्यवस्था चाहते हैं उसमें एटीएम जैसी व्यवस्था हो, हम 1 रुपए की दवा लें। हमारा आधार कार्ड देखना है देख लो, परिचय पत्र देखना है देख लो, हमें 1 रुपए की भी दवा वो मेडिकल स्टोर से मिल जाए और वो कट जाए, वो पैसा 1 रुपया कट जाए, हमारा भी कटेगा। वह व्यवस्था हमको चाहिए। इस तरह का आपकी पारदर्शी व्यवस्था हो, नहीं तो कार्ड लेकर के घूम रहा है और इलाज समय पर नहीं हो पा रहा है। तो यह सब नहीं होना चाहिए और वहाँ की क्वालिटी में सुधार होना चाहिए। जो मेडिकल सिस्टम है भारत का, लोगों का भरोसा जगे सरकारी स्कूलों पर, सरकारी अस्पतालों पर। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो लापरवाही करे वो चाहे डॉक्टर हो चाहे मास्टर हो, उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए, नौकरी से निकाला जाना चाहिए। निकाला जाना चाहिए कि नहीं? बताइए निकाल दिया जाए, अपने आप सिस्टम में सुधार हो जाएगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति हो जाएगी। इसी तरह से हम चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में समानता हो, स्वास्थ्य सुविधाओं में समानता हो, गरीब परिवार के लोगों को निःशुल्क बिजली पानी मिलना चाहिए। भारत में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कि कई सौ यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है कि नहीं? बताइए जबकि उत्तर प्रदेश भी एक पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ फ्री नहीं मिलती बिजली, तो यहाँ भी फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं? कम से कम गरीबों, मजदूरों और छोटे किसानों को तो मिलनी ही चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं? बताइए मिलनी चाहिए ना।
तो आजकल जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, अंधाधुंध उस पर बिल आ रहा है, बार तमाम तरह की उसमें शिकायतें मिल रही, गड़बड़ी मिल रही है। तो हम वो व्यवस्था लाना चाहते हैं इस देश में, प्रदेश में, कि गरीब परिवार, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, छोटा दुकानदार हो, रेत खेत गिट्टी मिट्टी बालू पत्थर पहाड़ जंगल कल कारखाना फैक्ट्री कहीं भी काम करता हो, उसको फ्री में कम से कम बिजली और पानी मिलना चाहिए, मुहैया होना चाहिए। हम यह व्यवस्था करना चाहते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी, और एक जरूरी चीज है रोजगार। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात अभी कहा गया आप लोगों के समझ पर। तो बताइए, आज बेरोजगारी मुंहबाए खड़ी है, युवा वर्ग कुंठित है। रोजगार के लिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पास वो फार्मूला है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सत्ता में जब आएगी, भारत में एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। मेरे पास फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है? हर न्याय पंचायत में कल कारखाना कंपनी फैक्ट्री मिल लगा देंगे। जब कल कर बताइए, अब ये बात आ जाएगी कि क्या इतना पैसा कहाँ है सरकार पर? ये बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाने के लिए, ओवरब्रिज बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपया गंगा की सफाई करने के लिए है। तो क्या कल कारखाना कंपनी फैक्ट्री लघु कुटीर उद्योग धंधा लगाने के लिए पैसा नहीं सरकार पर है कि नहीं? बताइए, है ना? दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम वो चीज बोल रहे हैं जो कि हो सकता है। ऐसी बात है मैं संभव चीज कोई बोल रहा हूँ, संवैधानिक बात बोल रहे हैं। ये हो सकता है, इच्छा शक्ति सरकार की होनी चाहिए। तो इसलिए एक तो हम मंगल और पर चांद पर जाने की बात करते हैं, कंप्यूटर क्रांति, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। आज भी करोड़ों लोग भारत में भूखे पेट सो जाते हैं। आज भी करोड़ों लोग ऐसे जिनके पास दवाई पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं है। तो जब तक ऐसे लोगों के पास ये इंतजाम नहीं है, आज भारत को कहा जा रहा है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है। पहले 5वीं था, 4थी था। बहुजन समाज पार्टी में यहाँ पर सरकार थी, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार थी। आज एक विधायक है कि नहीं है? बताइए, है ना? तो आज एक सही से ड्यूटी नहीं देता है, नहीं पढ़ाता है, और उससे अच्छा प्राइवेट का पढ़ाता है। तो ऐसे मास्टरों को, ऐसे प्रोफेसरों को भी बर्खास्त करके कुछ दिन के लिए जेल में डाल देना चाहिए। भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति आ जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आ जाएगा, आम आदमी का जीवन बेहतर हो जाएगा कि नहीं? लूट से, भ्रष्टाचार से इस देश के गरीब आज इस दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। और भ्रष्टाचार कैसे होता है? भ्रष्टाचार होता है आज जो भी ये आप जैसे सड़क देख रहे हैं, जो भी हाईवे देख रहे हैं, ओवरब्रिज देख रहे हैं, बालू पत्थर देख रहे हैं, सब जगह ठेका और टेंडर चलता है, गोली लगा जाता है। क्या चीज है बताइए? और उसमें परसेंटेज कमीशन दिया जाता है हर काम में। बताओ, होता है कि नहीं? कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसमें परसेंटेज है। क्या परसेंटेज है? विधायक को इतना जाएगा, 10%, 2%, 5%, सांसद को इतना जाएगा, मंत्री को इतना जाएगा, एक सीएम को इतना जाएगा। इसके बाद जो है और अधिकारी को, डीएम को, सीडीओ को इतना जाएगा, ठेकेदार को इतना जाएगा, चुना हुआ नीचे के प्रतिनिधि को इतना जाएगा। क्या तमाशा है? इसमें किसका धन लूटा जा रहा है? बताइए, आपका धन लूटा जा रहा है कि नहीं? बताइए, लूटा जा रहा है कि नहीं? बताइए। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भारत में वो व्यवस्था ला सकती है कि गोली निविदा टेंडर सब बंद कर देंगे। एक जिसको भी काम दिया जाएगा एक नौकरी की तरह काम दिया जाएगा, और जो पात्र है उसको दिया जाएगा, परसेंटेज कमीशन खत्म। ठीक रहेगा कि नहीं? बताइए। और लोग तमाम जगह तो टेबल की लड़ाई को हम लोग हाथ में लिए हैं और हल करके दिखाएंगे। भले तो आशा, आत्मविश्वास और संघर्ष ही जीवन है। और हम आते हैं आपका जो एक बुनियादी सवाल है, आरक्षण। आरक्षण भारत में या उत्तर प्रदेश से जो मिला है उसको पहले आप जान लीजिए। SC ST को मिलाकर 22.5% आरक्षण मिला है ना? 27% आरक्षण बैकवर्ड को मिला है ना? 10% आरक्षण सवर्ण को मिला है, जनरल कैटेगरी मिला है ना? मिला है कि नहीं मिला है ना? लेकिन आज जैसे 100% आरक्षण SC ST को मिला है, उनकी आबादी हिंदुस्तान में 22.5% है, 15% SC ST 7.5%। प्रदेश वाइज ये आंकड़ा कम ज्यादा है, लेकिन राउंड फिगर में इंडिया के लेवल पर 22.5% है और 22.5% उनको आरक्षण मिला है। लेकिन आरक्षण का कोटा खाली रखा गया है, नहीं तो उनकी स्थिति में बड़ा बदलाव
आ जाता। कुछ तो बदलाव हुआ, लेकिन जितना उन्हें नौकरी में जाना चाहिए नहीं गए, जितना उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिली। इसलिए जो बाबा साहब डॉक्टर का जो संविधान है, उस संविधान का ये हम लोगों के सपनों का भारत जो होना चाहिए वो नहीं बन सका, क्योंकि उस सत्ता में बैठने वालों की नियत नहीं सही है। संविधान कितना भी अच्छा हो, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की नियत नहीं सही होगी तो संविधान का लाभ जितना जनता को मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तो ये हो गया SC ST की बात। ओबीसी की आबादी लगभग 54% है, 27% आरक्षण मिला है, 50%। और उस 50% आरक्षण में जो 54% में 35% वाला समाज है, जो कि भारत भूमि पर सबसे अधिक रहता है, जिसको हम बिंद केवट निषाद कश्यप नाई प्रजापति राजभर बिहार पाल चौहान विश्वकर्मा माली भूज गौड़ कहार अंसारी गफाली इत्यादि जातियों में बटा हुआ है। ये 35% जिसको NBC मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, इसको आरक्षण का लाभ आज तक 1% नहीं मिला। कहने को तो 27% वाली मुस्लिम एंट्री, लेकिन इसके आरक्षण का लाभ जो बैकवर्ड की मजबूत जातियां हैं, वर्चस्व वाली जातियां हैं, जिनके पास पैसा है, पावर है, शासन है, प्रशासन में है, वो इसका लाभ उठा लेते हैं और लाभ नहीं पाता है। तो इसके सामने एक विसंगति और है, जैसे बिंद पश्चिम बंगाल में SC में, निषाद दिल्ली में SC में है, माझी यहाँ पर ST में है मध्य प्रदेश में, माझी SC में है उड़ीसा में, तो बेलदार मझवार SC में है। तो कहीं कहीं ये विमुक्त जाति NT में भी रखा गया है। मतलब मनमानी ये कहीं जाति को, जैसे आज ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज जनरल कैटेगरी में है, यादव समाज पटेल समाज बैकवर्ड कैटेगरी में है, तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर। लेकिन हम लोगों को मतलब मनमानी, कोई NT में रख दिया, विमुक्त जाति में कहीं रख दिया, किसी स्टेट में, किसी जिला, किसी मंडल में, प्रखंड में ST में रख दिया, कहीं SC में रख दिया, कहीं NBC में रख दिया अति पिछड़ा में, और कहीं OBC में रख दिया। तो सबसे ज्यादा नाइंसाफी ये जो 35% वाला समाज है, इसके साथ यूपी में हुई है। यही बिहार में बिंद निषाद अति पिछड़ा में है, लेकिन यहाँ पर पिछड़ा में है, और पिछड़ा में कहने के लिए तो OBC का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है, लेकिन नौकरी में इसकी भागीदारी 1% नहीं है। तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की लड़ाई क्या है? वो लड़ाई यही है, हमारी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदार। हमारी संख्या मतलब ये नहीं कि केवल बिंद समाज की, निषाद समाज, हमारी संख्या जितनी भारी। इस नारा को OBC लगा सकते हैं, SC लगा सकते हैं, ST लगा सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लगा सकते हैं। तो मैं उनके आरक्षण को बता रहा था कौन कितना पाया। सवर्ण समाज की आबादी को लोग लगभग 15% बताते हैं, तो लगभग जिनको 10% आरक्षण मिला है, यानी 2/3 मिला कि नहीं मिला बताइए? 2/3 मिला ना 15% आबादी में, और 10% आरक्षण पाए तो 2/3 पाए कि नहीं पाए? और ये 35% वाला 1% आरक्षण का लाभ नहीं पाया, तो हमारे साथ सामाजिक अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। इसके खिलाफ न भाजपा, कांग्रेस, सपा बसपा कोई नहीं, या एक आदमी सदन में बोल देता है फॉर्मेलिटी के लिए। जैसे अभी चंद दिनों की बात है, 10-15 दिन की बात, 20 दिन की बात, लोकसभा में सत्र चल रहा था और समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े हुए लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद कहा कि बिंद निषाद सहित 17 पिछड़ी जातियों को SC में शामिल करिए। फिर भाजपा की तरफ से खड़े हुए डॉक्टर विनोद बिंद, उन्होंने कहा कि SC में शामिल करिए। आखिर रोक कौन रहा है? ये तो समझिए कि रोक कौन रहा है? जब पक्ष भी मांग रहा है, विपक्ष भी मांग रहा है, तो रोक कौन रहा है? यही नौटंकी ये लोग 52 से कर रहे हैं कि मतलब मांगते भी हमको मिलता नहीं। बताइए वो कौन सा तमाशा लक्ष्मीकांत निषाद किए, डॉक्टर विनोद बिंद किए? भाई इसके लिए भाजपा ने उनको अधिकृत किया, विनोद बिंद आरक्षण मांगो, घड़ियाली आंसू बहाओ, ये समाज सत्र जाति ताकि खुश रहे भाजपा के ऊपर। लक्ष्मीकांत निषाद तुम आरक्षण मांगो ताकि सपा की तरफ लोग वोट दे। एक सांसद उठा कांग्रेस का, वो भी नहीं पीछे रहा, उसने भी कहा कि माझी आरक्षण जो है बिंद केवट निषाद को मिलना चाहिए मध्य प्रदेश की धरती में, तो हमको मिलता क्यों नहीं? ये लोग सिफारिशें भी करते हैं, कभी कभी लिख करके भी भेज देते हैं, फिर भी क्यों नहीं मिलता? कितना कठिन है भाई ये आरक्षण,
एससी का आरक्षण नहीं कठिन है, एसटी का नहीं है, ओबीसी का नहीं है, जनरल कैटेगरी का नहीं हुआ। ये बिंद केवट निषाद कश्यप नाई प्रजापति से जो ये अति पिछड़ी जाती है मोस्ट में वास्तव में दबी कुचली शोषित, जिन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। जैसे कि जो रोगी होता है, जो शरीर से कमजोर होता है, उसको टालने की जरूरत पड़ती है। एक कमजोर समाज है, इसको आरक्षण को टालनी चाहिए। इसके लिए हीला हवाली सब मिल करके कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लिए आरक्षण के लिए बिल आया, कांग्रेस ने भी हाथ समर्थन किया, जनता दल सपा बसपा कम्युनिस्ट ने भी किया। कोई विरोध किया? बताइए, कोई विरोध किया? तो बताइए बीजेपी यदि आरक्षण के लिए बिल लाए तो पता चल जाए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन पार्टी हमारा आरक्षण देना चाहती है, कौन नहीं देना चाहती। लेकिन वो लोग अंधकार में रखना चाहते हैं आपको, इसलिए बिल नहीं लाना चाहते। इसके बाद एक सरकार भी बिल ला सकती है, प्राइवेट बिल सरकार भी ला सकती है, विपक्ष भी ला सकता है, निजी भी। आज कांग्रेस के पास भी तो सांसद है कि नहीं बताइए? 99 सांसद है कि नहीं बताइए? है ना। और 37 सांसद समाजवादी पार्टी के पास भी है कि नहीं बताइए? ये निजी बिल ला सकते हैं कि नहीं? निजी बिल ला सकते हैं। नहीं कोई वोट देगा तो 37 वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए, 37 वोट मिलेगा, 99 वोट मिलेगा। तो हम तो जान तो जाए कि कांग्रेस देना चाहती है। ये प्राइवेट निजी बिल भी नहीं लाना चाहते, वहाँ चर्चा भी नहीं करना चाहते। विरोध बिंद के बोलने का क्या मतलब है बताइए, जब उनके पार्टी की सरकार है। और एक दिन तो और ताजुब हो गया, एक मंत्री जी रो रहे थे, रोते हुए देखा आप लोगों ने टीवी में, फेसबुक में देखा? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कितने लोगों ने देखा? अब सोचिए, एक धिक्कार है, ऐसे मंत्री को धिक्कार है, ऐसी पार्टी को धिक्कार है, ऐसी भाजपा को सरकार है जिसका मंत्री हो रहा हो बदले होगा, और समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और समाज का आरक्षण नहीं मिला है, और तुम कुर्सी पर बैठ करके मलाई खा रहे हो। तो तुम्हारे नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन करके वहां पर जो है हेलीकॉप्टर से चल रहा है, और तुम रो रहे हो। बताओ, ऐसी राजनीति से क्या फायदा है? ऐसी पार्टी से क्या मतलब है? अरे भाई, रोने गाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आत्मबल है, स्वाभिमानी बनते हो तो जा करके विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ और मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के अपनी सदस्यता से इस्तीफा दो, और कहो कि लात मारते हैं ऐसी कुर्सी को, हम जनता की अदालत में चलेंगे, इस सरकार को नंगा करेंगे, इस सरकार को हरा करके रहेंगे, गद्दी से उखाड़ करके योगी और मोदी को फेंक देंगे। किसी के बाप की कुर्सी नहीं है ये सत्ता सरकार, किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी के नाम से लिखा पढ़ी रजिस्ट्री बैनामा नहीं है। वोटों की लड़ाई है, जिसे वोट ज्यादा मिलेंगे वही जीतेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा भाई? वोट तो एक निर्दल बाजा जो जीत जाता है, जीत जाता है कि नहीं जीत जाता? जैसे मेजा विधानसभा क्षेत्र है, ये जनपद प्रयागराज है। बताइए, जनपद प्रयागराज में आज कितने जिला पंचायत होते हैं, कितने ब्लॉक प्रमुख होते हैं? ये बिंद केवट निषाद समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है, नंबर 1 की संख्या में रहता है प्रयागराज में। कितने ब्लॉक प्रमुख है बताइए? आजादी के बाद से आज तक केवल 1-2 ब्लॉक प्रमुख बन पाए, 2-4 जिला पंचायत बन पाए। कितने विधायक सांसद मंत्री आपने बनाए हैं बताइए? तो आपको इस बात को सोचना होगा कि क्या प्रयागराज की धरती से कोई कैबिनेट में या कोई राज्य मंत्री बिंद निषाद केवट कश्यप समाज का बना? बताइए, बना? कोई लोहार कुहार नाई गलेरिया बना? नहीं बना ना। क्यों नहीं बना भाई? क्या संविधान है? तो हम चाहते क्या है, इसको और सरल भाषा में बता देना चाहते हैं। जैसे हमने कहा हमारी संख्या जितनी, हमारी का मतलब बिंद से नहीं, सर्व समाज से, हर समाज का लोगों को नारा लगाओ कि हमारी संख्या जितनी भाई उतनी सत्ता में हिस्सेदारी वालों। जय भारत। एक बार बोलो, जय मानो, जय भारत।
साथ है। संघर्ष करो। आप अपने विचारों को रखें। डॉक्टर हाँ, हमारे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कृपया उचित स्थान पर बैठ जाएं और हमारे इन्हें सागर लंबे